श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, अपने वादे के अनुसार आज एक नई शख्सियत के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि रेडियो बूस का ये प्रयास रहता है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जो भी प्रतिभाएं हमें किसी भी स्थान पर काम करती हुई नज़र आती हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं, आपसे रूबरू कराएं और आपके लिए एक प्रेरणादायक सबक के रूप में साबित हों और आप भी इस बात के लिए प्रेरित हों कि इस तरह की शख्सियत यदि अपने श्रम से इतना आगे बढ़ सकती हैं तो आप क्यों नहीं। इसी मकसद के साथ आज डॉक्टर प्रवीण शर्मा हमारे स्टूडियो में हैं और हमारी विशेष गुजारिश पर आज स्टूडियो में प्रस्तुत हैं। आप रिसेंटली एक पुस्तक की लेखिका हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, बीएड, एमएड और साथ साथ पीएचडी भी स्वयं भी हैं और मुझसे अभी बात कर रहे थे कि आपने लगभग 5-7 स्टूडेंट्स को पीएचडी करवाई भी है। तो साथियों, ऐसी शख्सियत को आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं और सर्वप्रथम मैं तहे दिल से अनुग्रहित महसूस करता हूं कि आपने जो अपनी लेटेस्ट पुस्तक है कि सादगी तुम्हारी, उसको ये विशेष तौर पर हमें गिफ्ट करने के लिए भी लाई हैं। मैं तहे दिल से मैडम आपका आभार व्यक्त करता हूं और श्रोताओं, हम इस पुस्तक के बारे में भी बात करेंगे, हम डॉक्टर प्रवीण शर्मा के बारे में भी बात करेंगे और इनकी साहित्यिक यात्रा का भी बीच बीच में जिक्र आएगा। लेकिन सबसे सर्वप्रथम हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, और हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। रेडियो बूस के स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश गंभीर जी ने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ इस स्टूडियो रेडियो बूस पर गंभीर साहब के साथ कुछ चर्चा कर सकूं। ये प्रभु की कृपा है कि आज ये सौभाग्यशाली दिन आया कि मैं आपसे रूबरू हुई, अपने श्रोताओं से यहाँ रेडियो बूस के माध्यम से कुछ मैं चर्चा कर सकूं। तो ये मेरा पुनः सौभाग्य है। सर, आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये पुस्तक जो भेंट कर रही हूँ, हाँ जी, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आज जो मेरी पुस्तक है, ये मेरा प्रथम काव्य संग्रह गंभीर साहब जी को भेंट करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और आपके हाथों में ये पहुंचकर और आप जब इसको पढ़ेंगे और कुछ इस पर मुझे टिप्पणी देंगे, फीडबैक देंगे, तो शायद ये और संवर जाएगी और निखर जाएगी। तो मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शर्मा। मैं उस फंक्शन में भी उपस्थित था जब सर्वप्रथम इस पुस्तक को वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश द्वारा इसका लोकार्पण किया गया जी। और सच बात है, डॉक्टर दिनेश जो जिनसे कि मैं पुराना परिचित हूँ, वो फरीदाबाद से यहाँ आए हैं और
academically he is such a dynamic person कि उनके पीठ पीछे जितनी तारीफ की जाए वो कम है. He is a thoroughly gentleman and always helpful to promote academician and say very, very positive words about them. So I feel so good to attend that function as well. और आज तो मैम ये तो वो बात हुई कि पूरे के पूरे जो संजीवनी बूटी है वो हमारे स्टूडियो में चल के आ गई हैं और हमें बहुत खुशी है कि मेरे श्रोताओं से हम सादगी तुम्हारी इस पुस्तक पर बातचीत करेंगे. मैडम, मैं इससे पहले कि हम इस पुस्तक पर आएं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को अपने कैरियर के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा परिचय दें और कौन कौन सी पुस्तकें आप अब तक लिख चुकी हैं उसके बारे में भी बात करें. जी. पर जो आपने अभी बात की उस दिन पुस्तक के लोकार्पण की, तो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप वहाँ पहुँचे मेरी गुजारिश पर. और मैं आपको सच में एक बात बताऊँ, जैसे आपने एंटर किया तो मुझसे वीसी साहब ने, प्रोफेसर दिनेश जी ने स्पेशली आपके बारे में ये पूछा, अच्छा आप गंभीर जी को भी जानते हैं? बिलीव मी, ही सेड. तो मैंने कहा जी. तो इसका मतलब वो आपको काफ़ी आपका रिगार्ड करते हैं और आपके घनिष्ठ मित्र लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ सभागार में ये बात स्वयं पूछी थी आपके बारे में. नहीं, ठीक कह रहे हैं जी. तो उस दिन आप सबकी गरिमामय उपस्थिति से जो लोकार्पण समारोह है उसको 4 चांद लगे. तो पुनः मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ. और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. जी. प्रारंभ से बहुत संक्षेप में बताती हूँ कि हरियाणा का एक झज्जर जगह है, आपने सुना होगा. झज्जर के एक संपन्न और समृद्ध परिवार में मेरा जन्म हुआ. तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर चीज़ हमें मुहैया थी. और जहाँ मेरे माता पिता, बहन भाई सब पढ़ने का पूरा माहौल था. कोई इस तरह का नहीं था कि आपको लड़कियों को घर का काम करना है. ये सब प्रभु की कृपा से सब संभव हुआ. और क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली थी तो ऐसे बहुत ज़्यादा यूँ बाहर जाने का खुलेपन के माहौल नहीं था. और मेरी मम्मी जो 90+ हैं, उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ है. तो वो क्या करती, उस ज़माने में रेडियो से खबरें सुनती, डायरी पर लिखती और हमें बैठाकर सुनाती. तो वहीं से ये सुनने, सुनाने और लिखने का जज्बा बचपन से ही प्रारंभ हुआ. तो हमने ग्रेजुएशन झज्जर से किया, फिर रोहतक से हमने MA, BEd, MPhil, MEd किया. उसके बाद जो है हमें सोनीपत के हिंदू कॉलेज में ही पोस्ट निकली, हमने अप्लाई किया. हम वहाँ पर लेक्चरर लगे अंग्रेज़ी विषय के. क्योंकि अंग्रेज़ी में MA किया था और साइकोलॉजी MEd से किया था. उसके नौकरी लगने के बाद 2 साल के बाद मेरा विवाह हुआ. उसमें भी प्रभु की कृपा है, मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही. मेरे हस्बैंड जो एक बिजनेसमैन हैं, सुधीर शर्मा जी, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया. उनके घर में भी मुझे बड़ा कोऑपरेशन मिला. तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल रहा. तो मुझे रेडियो स्टेशन पे जाने का बड़ा शौक़ था. एक बार रोहतक में जब रेडियो स्टेशन बना था, मैं यूथ न्यूज़ में जाती थी. पर मेरे फादर ज़्यादा वहाँ जाने के लिए मना करते थे कि तुम पढ़ाई करो. उसके बाद मुझे CEC पे जाने का चांस मिला और वहाँ से मेरी टीवी पर जो है एजुकेशनल टॉक्स भी टेलीकास्ट होती रही. उसके बाद मैंने जामिया मिलिया से PhD किया. और मैंने 7 जो स्कॉलर्स हैं वो PhD प्रोड्यूस कराए, 5 MPhil और मोर देन 125 MEd. वाह, 3 cheers for that. थैंक यू सर. उसके पश्चात बात है कि कविताएं लिखने का तो मुझे शौक़ था, पर मैं टेक्स्ट बुक ही लिखती रही. मैंने लगभग 15 के करीब पुस्तकें लिखी हैं. कुछ मेरी
एकल हैं, इंडिविजुअल हैं, जैसे पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश, ओके। करिकुलम ट्रांजैक्शंस, और कुछ मैंने जैसे किया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट जी और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, जी इन सब पर काफ़ी लगभग 15 के करीब पुस्तकें लिखी। और इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा कुछ ना कुछ लेक्चर्स या मॉडरेशन के पेपर मॉडरेशन के लिए आना जाना लगा रहता था। तो इग्नू का जब भी मटेरियल लिखा जाता था उस पे मैंने काफ़ी, जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल है या जो होम एजुकेशन है, ओके तो इस तरीके की, या करिकुलम ट्रांजैक्शन है ओके और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन विषयों पर मैंने कंट्रीब्यूशन किया है। राइट। देखिए मैम, जितनी बात आपने अब तक की है और इस सब के लिए आप अपने मदर को, परमात्मा के आशीर्वाद को आप स्वीकार करती हैं, तो अनायास मेरे जहन में एक मेरी रुबाई याद जी आती है। मैं कहा करता हूँ कि तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। जी, तो बहुत सही। आपके भाव, आपकी बातचीत, आपकी प्रभु के प्रति कृतज्ञता, और ये कहना कि भाई सब कुछ आपको मिला है, मैं समझता हूँ कि ये कम लोगों के जहन में ऐसा सौभाग्य उतरता है कि वो उम्र के इस छोर में भी आके प्रभु का कृतार्थ महसूस करते हैं और उसी की महिमा में अपने श्रम को डालने की पूरी जी, उनकी चेष्टा रहती है। फिर है मेरे साथी और मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ाती तो इंग्लिश थी लेकिन बच्चों को पता था कि क्योंकि मैं एंकरिंग करती थी, स्टेज यस पर जाना। या तो जब पढ़ाने के बाद या हर फंक्शन में बच्चे कहते थे मैम एक शेर हो जाए, अच्छा मैम एक कविता हो जाए, तो ओके मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का, हाँ उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके क्योंकि मैं जहाँ भी चली गई, जैसे अगर कहीं पार्टी हो रही है तो मुझे देख लिया तो कहेंगे नहीं अब आप आ गए, आप आ जाइए, स्टेज एंकरिंग का भी मुझे बड़ा शौक है, वेरी गुड। तो मैम एक शेर हो जाए। ऐसे करके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरा जज्बा बनाए रखा या उन्होंने। तो मैम, आप निसंकोच बीच बीच में जहाँ भी आप, वैसे तो हम आपकी जी कविताओं पर जिक्र करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज भी आप किसी शेर को कहना चाहें तो हमें और बड़ा अच्छा लगेगा, और यथासंभव मैं भी उस शेर को शेर के साथ ही आपका प्रति जी उत्तर दे पाऊंगा, तो वो और भी हमारे लिए जी। बड़ी सुखद अनुभव की बात अब होगी। अगर पीछे जाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की और साथियों की बात कर ली, तो ऐसे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक शेर मुझे याद आ रहा है। इरशाद इरशाद। मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में, हम्म। मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में, और जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, शायरी की और कविता की एक खूबसूरत बात ये है कि शायर शायरा जो कुछ कहती है वो तो कहती ही है, लेकिन उसके भीतर जो गहराई और सच्चाई छुपी होती है वो निकल के वो आती है। निकल के बाहर आती है, और फिर समझने वाले और कहने वालों की समझ पर निर्भर करता है कि वो उसमें से कितने अर्थ समेट पाते हैं या नहीं समेट पाते। तो इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए, मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो अपनी काव्य संग्रह तैयार किया है, इसका टाइटल आपने बहुत ही सादा सिंपल रखा है, नाम रखा है सादगी तुम्हारी। जी तो ये जो सादगी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की है, या आप ओवरऑल सादगी से इस तरह से आप मुतासिर हैं कि आपको
सादगी हमेशा छूती है, और वही सादगी मैं आपके जीवन में भी देख रहा हूँ। यहाँ में जो सादगी से मेरा मतलब है आउटफिट से ना होकर विचारों से है, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ और मेरे संपर्क में वही व्यक्ति आते हैं जो बिल्कुल सरल हृदय हों। Yes. यहाँ थोड़ा मेरा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी है, तो जैसे मैं रामायण का पढ़ने का भी सुबह समय निकाल लेती हूँ, तो Right. उसकी एक चौपाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि सरल हृदय सो मोहि पावा, मोहि छल कपट ना भावा। बहुत अच्छा। तो जैसे कि जो सरल हृदय है, यहाँ सादगी से मतलब है कि जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल सादा हो, क्योंकि हम जो हिपोक्रेसी की आजकल जो लाइफ जो प्रिटेंशन है उससे परे बिल्कुल जो है सो है जैसे हैं। तो सादगी तुम्हारी, इसमें मैंने ये जो मेरी ये टाइटल पोइम है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। क्या वैसे तो मैं दिनकर और क्या कहते हैं महादेवी वर्मा, उधर से प्रेमचंद, उधर से क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की विद्यार्थी रही हूँ, तो ब्राउनिंग और कीट्स, एरिस्टोटल सबको पढ़ती रही हूँ, और कुछ अपनी जो है स्टूडेंट लाइफ से ही मैं पोइम्स लिखती रही हूँ, कुछ शब्द लिखते रहे, तब इतना अभ्यास नहीं था। तो कुछ पोइम इसमें वो भी हैं जब मैं एमए अंग्रेजी कर रही थी 81 या 82 की, पर इतना उनको तब मैं रूप नहीं दे पाई थी। फिर क्या हुआ कि शादी होते ही मेरे हस्बैंड साउथ अफ्रीका चले गए बहुत लंबे समय के लिए। तो तब मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, और वैसे वो कॉपरेट करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती है, वो कहते हैं जो बताना है भाई सादे। तो उसमें सबसे पहले अगर आप कहें तो मैं इसमें जो सादगी तुम्हारी जो मेरी टाइटल पोएम है वो मैं सुनाना चाहूंगी। आप जरूर सुनाइए, लेकिन उससे पहले मैं आपकी इस बात को सुनकर एक और रुबाई कहना चाहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को और मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो हमें पता है पहुंचे हुए शायर हैं, बात बात पे आपको, आप उसी मौका महज यानी उसी कंटेक्स्ट पे आपका जो शेर बोलना और गज़ल कहना, हम तो उस पे आपके जो हैं बहुत ही हम कायल हैं आपकी सदा के सर। डॉक्टर प्रवीण, ये सब कुछ उसकी रहमत से संभव हो पाता है जी, तो उसकी रहमत बनी रहे, बड़ी अच्छी बात है, और आप जैसे लोगों का संपर्क रहे तो उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, मैं रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं मानती अपने आप को, वही शेड्यूल, जैसे बच्चे आजकल के कई बार कहते चिल करो, मैंने कहा नहीं, अभी चिल नहीं करना, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। जो मेरे काम अभी रह गए हैं जिनके लिए मैं पढ़ने पढ़ाने और मैं समय नहीं निकाल सकी, तो अब तो वो समय आया है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, तो मैं जो आपने बात की सादगी तुम्हारी, तो मैं इसकी जो टाइटल पोएम है वो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। तो अपने दर्शकों से मैं रूबरू हूँ, तो सुनिए। सादगी तुम्हारी, सादगी से यहाँ मेरा मतलब है मन के भाव, मन की सादगी। जी। जैसे कि यूँ समझिए कि ये पोइम मेरे जो हस्बैंड है, मुझे वो अक्सर ये बातें कहते हैं तो उनको मैंने शब्दों में उतार दिया है। वो मुझे अक्सर ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सादगी तुम्हारी, क्यों संवरती हो तुम इतना, क्यों संवरती हो तुम इतना, मैं पहले ही फिदा हूँ कितना। क्या बात है। क्यों संवरती हो तुम इतना, मैं पहले ही फिदा हूँ कितना। हाय वो बोगनविलिया की ओट में छिपना तुम्हारा, हाय वो बोगनविलिया की ओट में छिपना तुम्हारा, हाय वो फूलों की झुरमुट में दिखना तुम्हारा। क्या बात। हाय वो नजरें झुकाना सादगी से, हाय वो नजरें झुकाना सादगी से, हाय वो आंचल लहराना अदा से। बहुत अच्छा। क्या जरूरत है काजल महावर की, क्या जरूरत है काजल महावर की, सरेआम चर्चा है तुम्हारी सादगी की। बहुत सुंदर। सरेआम चर्चा है तुम्हारी सादगी की।
सादगी तुम्हारे किरदार की, सादगी तुम्हारे किरदार की, खबर देती है तुम्हारे संस्कार की। बहुत अच्छा। जबकि जबकि मुझे मालूम है ये, जबकि मुझे मालूम है ये, सादगी का मौसम नहीं है ये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए मैम, जहाँ आपकी भाषा की सादगी इस पूरी पुस्तक में है, आपने जो बात कही, दरअसल आजकल वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग नाउअडेज। इसी तरीके से सादगी और उस सादगी का आवरण आदमी जब जीवन के नेचुरल स्वरूप में स्वीकार कर लेता है तो आसपास उसकी सुगंध जो है वो डेफिनेटली फैलती है, और जो पारखी लोग होते हैं वो इस सादगी को नमन करते हैं, इसके गुणों का गान करते हैं। सो आपने बिल्कुल एप्रोप्रिएट पहली ये कविता सुनाई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सारी कविताएं आपने फ्री वर्स में लिखी हुई हैं? जी, चंद मुक्त लिखी हैं। कैसे है, इसमें मैंने तकरीबन 9 के 9 रसों और भावों को उड़ेलने का प्रयत्न किया है। कुछ कविताएं हास्य रस की हैं, कुछ वीर रस की हैं, और कुछ जो है जब मैं संस्कार विमुख समाज या बच्चों को, युवा वर्ग को देखती हूँ, उनको संबोधित करते हुए हैं। कुछ आजकल मेरा एनजीओज में आना जाना होता है तो वहाँ जो असहाय वृद्ध माता पिता का जो दर्द है, पीड़ा है, उसको उकेरा है। कुछ जो है माँ के प्रति भाव हैं, जो मेरे बच्चे मेरे प्रति महसूस करते हैं, या मैं अपनी माँ के प्रति, या सभी बच्चे जो कॉमन रूप से संस्कारी बच्चे हैं वो कैसा महसूस करते हैं। तो और कुछ इसमें हास्य व्यंग्य की हैं, यानी जब मेरा जैसा मन हुआ, जब जो जैसा देखा वैसा इन पन्नों पर उड़ेलती रही और लेखनी मेरा साथ देती रही। और वही अंत में कि जो हौसला है उसको बनाए रखने का जो श्रेय है, सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा, माँ बाप, भाई बहन, और हाँ मेरे अध्यापक जी। अब भी जो मैं एलुमनाई में जाती हूँ, जो मेरे एक टीचर हैं वो आते हैं, तो जब वो हमें जो शाबाशी देते हैं, प्रेरित करते हैं, तब ऐसे लगता है कि फिर से जवान हो गए। इसी तरह से मेरे छात्र हैं, फिर इसी तरह से जो मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे, चाहे समझ आए ना आए, पर वो, मैं कहती हूँ भाई एक बार आप सुनो और मुझे बताओ कि जब आपको शौक नहीं है, लेकिन कॉमन मैन कोई भी जो शौकीन पर्सन है वो तो सुन ही लेगा, लेकिन जिसको शौक नहीं है वो इसको सुन के क्या महसूस करता है, तो आप लोगों का सुनना और फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीक़ा से मैंने सारे जो भाव हैं, सारे रस हैं, जो जब देखा वैसे इसमें लिखने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मैम, शायरी जो है वो सच्ची शायरी या कविता, सच्ची कविता वो होती है जो आसपास जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको जब शब्दों में व्यक्त करते हैं, और वो जो अभिव्यक्ति है वो सही ढंग से व्यक्त हो जाए और दूसरे को समझ आ जाए, तो इससे बड़ी बात शायरी की या कविता की क्या हो सकती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए जी, मेरे शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो उसके अपने एहसास बुदबुदाए हैं। तो बात ये है, जो कुछ आप जीवन में महसूस करते हैं उन्हीं एहसासों को जब आप शब्दों में पिरो के कहते हैं, वही शायरी है, वही कविता है, वही सब कुछ। जी, आपकी बात में एक शेर याद आ गया। एहसासों की बात की ना आपने, तो खुदा ने पूछा क्या सजा दूं उस बेवफा को, खुदा ने पूछा क्या सजा दूं उस बेवफा को, हमने कहा
उसका भी दिल आ जाए किसी बेवफा पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एहसासों की बात की तो या ऐसे ही। देखिए, वही बात है कि जब दो कवि शायर बैठते हैं तो फिर एक की कही हुई बात पर खुद का लिखा हुआ कुछ ना कुछ याद हो आता है। तो मैं कहा करता हूँ कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार वाह सफर वाह। का और बाकी। आप जैसे शायर के पास बैठ के पुराने विद्यार्थी जीवन की और पुरानी बातें करी तो कहीं से शेर आ जी। गए। मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो कहेंगे कौन बेवफा याद। शायरी तो ऐसे है कि कोई भी एहसास याद आ गया। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जी हम शर्मा जी, मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी और ऐसे विषय को जो आपके जीवन के करीब रहा है, उस पर आपने अपनी कलम चलाई, तो उस कविता को भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। सर बताइए, श्रृंगार रस की सुनाई जाए या? आप बिल्कुल, हम वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जी, ये मैंने बहुत बिगिनिंग में, जैसे मैं बात कह रही थी कि जी। कैसे लिखना शुरू किया, हाँ जी। तो ये मैंने एक श्रृंगार रस की, जब मेरे हस्बैंड का क्योंकि काफ़ी साउथ अफ्रीका में आना जाना रहता है, हाँ। तो ये उन दिनों गए हुए थे बाहर, तो तब की एक कविता वैसे है। मैडम, अगर आप गुस्ताखी ना माने, श्रृंगार और हस्बैंड का मेल रहता है आपस में क्या? कम ही रहता है। आपने बात पकड़ ली। ऐसे पारखी शायर के पास बैठने से जी। कम ही रहता है। यस। जी, जी, इरशाद। पोइम का शीर्षक है कब आओगे मेरे साजन। जी। सावन के महीने की है ये, हाँ। तब लिखी थी। कैसे जाऊं सखियों संग घूमन, कैसे जाऊं सखियों संग भीगन, कैसे जाऊं झूला झूलन, कैसे जाऊं पींग बढ़ावन, क्या बात। कब आओगे मेरे साजन। बहुत अच्छा। कैसे भूले हो तुम वो सावन के आलिंगन, वो चंदा तारों से चितवन, वो अर्पण और मधुर मिलन, वो सहज भोर का अंकुरन, कब आओगे मेरे साजन। बहुत अच्छा। कैसे भूले हो तुम हाय वो ठंडी फुहारों की चुहन, हाय वो मीठी यादों की सिहरन, हाय वो ले गए लड़कपन, हाय वो दे गए एकाकीपन, कब आओगे मेरे साजन। क्या बात। हंसता है मुझ पर दर्पण, पूछता है मुझसे प्रश्न, क्यों ना पहने पायल कंगन, क्यों ना आए तेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन। क्या बात। लंबी लंबी शामों की भटकन, लंबी लंबी रातों की तड़पन, लंबी लंबी दूरी में बढ़ जाती धड़कन, लंबी लंबी प्रतीक्षा में डर जाता तन मन, कब आओगे मेरे साजन। क्यों खामोशियां कर रही हैं क्रंदन, क्यों मदहोशियां भर रहे हैं स्वप्न, ये चांदनी रात की खनखन, ये आसमां ताकती विरहन, कब आओगे मेरे साजन। बहुत अच्छा। देखो चांदनी भी बनी है बैरन, देखो आंखों में नींद है न चैन, डगर ये बन गई वीरान, मगर अंतस में है तूफान, कब आओगे मेरे साजन। क्यों आग बरसा रहा है आसमां, क्यों सूना लग रहा है सावन, रोते हैं गलियारे और आंगन, रोते हैं तारे और गगन, कब आओगे मेरे साजन। कैसा अनर्थ आघात रात और दिन, कैसा व्यर्थ प्रलय सा पागलपन, क्यों हो मौन बताओ कारण, क्यों ना भेजी पाती बोलो साजन, कब आओगे मेरे साजन। और अंतिम है, मैं बैठी हैरान तुम बैठे अनजान, कहती है ये मंद पवन, लाती है ये रंग लगन, आते होंगे तेरे साजन, आते होंगे तेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन। थोड़ी लंबी कविता थी। नहीं, लेकिन मैं ये बात देख रहा था कि कितने
सरल शब्दों के साथ आपने बहुत भीतरी भाव, और वो भी श्रृंगार से रिलेटेड, आपने बड़े अच्छे से व्यक्त जी किए। शुक्रिया। आपकी इस सारी स्थिति को देखिए, मैंने भी 4 पंक्तियों में जी पकड़ने की कोशिश की है। ऐसा भी उम्र के इस दौर में ऐसा भी खुद से होते ना देखा था। ऐसा उम्र के इस दौर में खुद से ऐसा होते ना देखा था कि आईने के सामने हम खड़े थे और सूरत तेरी नजर आती। वाह वाह, क्या कि बात है। आईने के सामने हम खड़े होते थे और सूरत तेरी नजर आती थी। कहने का भाव ये है कि जितनी सादगी से आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वो दिल से दिल तक असर करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो दूसरे के दिल में उतरती है, वो तभी उतरती है अगर बीच में भाषा की रुकावट ना आए। तो इस सादगी पर हर एक को जो है वो सदके जाने को मन करेगा, क्योंकि बहुत सुंदर सादगी से आपने चीज़ों को व्यक्त किया है। तो ये तो थी श्रृंगार से रिलेटेड बात। और किस विषय को आपने टच किया? मैं व्यंग्य की सुनाना हाँ चाहूंगी। जी, हाँ जी। गिव मी 1 मिनट। मैंने व्यंग्य की एक कविता ली है जी। कि समाज जो है वो कैसा हो गया है, कितना अंतर आ गया है। यस। क्योंकि आजकल जो समय है वो बड़ा ही परिवर्तित हो गया है, जीवन मूल्य बदल गए हैं। यस, तो यस। उस पे मैं ये एक शहरी वातावरण पे मैंने अपनी तरफ से एक व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करने की कोशिश की है। जी। तो जिसका शीर्षक है कैसी हवा चली। जी। सारी मानव जाति या संस्कार विमुख बच्चे जब देखती थी तो उसको मैंने मन में रख के कुछ कहने की कोशिश की है। जी, इरशाद। जाने कैसी हवा चली, जाने कैसी हवा चली, वाह रे मनुज, भूले तुम वादा निभाना, सीखे गिरगिट सा रंग बदलना। क्या बात। भूले तुम प्रेम करना, सीखे तुम सांप सा डंक मारना। कैसी हवा चली। आता नहीं तुम्हें वफा करना, आता नहीं तुम्हें वफा करना, सीखे सियार सा धोखा देना। कहाँ छोड़ आए सभ्य चलन, कहाँ छोड़ आए सभ्य चलन, कैसे सीखा शेर सा दहाड़ना। मांगे कोई मदद तो मुकर जाना, और मगरमच्छ से आंसू बहाना। बहुत अच्छा। नहीं निभाते दोस्ती का चलन, और बन जाते हो थाली का बैंगन। नहीं निभाते दोस्ती का चलन, और बन जाते हो थाली का बैंगन। नहीं आता तुम्हें किसी के लिए जान देना, कैसे सीखे आंखें फेर लेना। बहुत अच्छा। क्यों कर करोगे किसी का भला, क्यों कर करोगे किसी का भला, जो सोचते हो अपना उल्लू सीधा करना। दूर हो गए ईमानदारी के सबक से, खासियत हो गई आंखों में धूल झोंकना। खासियत हो गई आंखों में धूल झोंकना। जहरीली हवा में सीख लिया, जहरीली हवा में सीख लिया, कैसे काटें मददगार की जड़ें। बहुत अच्छा। तभी तो कहलाए हो, तभी तो कहलाए हो आस्तीन का सांप। यस, बहुत सुंदर। ये मैंने थोड़ा सा मतलब व्यंग्य रस में कहने की कोशिश की है। समाज पे जो आजकल लोग सेल्फिश हो गए, यस, यस, उस चीज को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर प्रवीण, आप अगर कभी इत्तेफाक हो तो वात्सायन अज्ञे ने भी लगभग पैरेलल, मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा,
उन्होंने शहरी मनुष्य को लेकर कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, ऐ सर्व, तू कभी शहर में गया नहीं, वहां का चाल चलन देखा नहीं, कहाँ से सीखा फिर तुमने इस डंस को मारना। तो लगभग पैरेलल एस्पेक्ट वात्सायन अग्गे ने भी लिया है। और देखिए, जाने अनजाने में कई बार जो बहुत बड़े बड़े लेखक होते हैं, वात्सायन अग्गे नवभारत टाइम्स के, और आप तो जानते होंगे हिंदी साहित्य में उनका बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही कटाक्ष, मोहन राकेश हैं, उन्होंने भी इस तरह के कटाक्ष अपनी पोइट्री में, अपने नाटकों में करने का प्रयास किया। आई एम रिमाइंडेड ऑफ, इसके पैरेलल जो मुझे अपना लिखा हुआ याद आता है वो ये है कि मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं संभल के उठ के फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। तो ये दुनियादारी जो है ना, यहाँ पर तो ये है कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। जी, बहुत अच्छा आपकी कविता से हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। तो और ऐसा कौन सा रंग है, मेरे हिसाब से आपने माँ पर एक कविता लिखी हुई है, उसको आप कहना चाहें? जी जरूर, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो ये मैंने माँ पर 2 कविताएं लिखी हैं, माँ की ममता और माँ को नहीं फुर्सत। तो ये मैं माँ को नहीं फुर्सत इस पे सुनाऊंगी जी। ये जो मेरी बिटिया है वो भी बड़ी संस्कारी है, तो वो मेरे लिए ऐसा सोचती है, और मैं भी। तो माँ को नहीं फुर्सत, माँ को नहीं अब संवरने की फुर्सत, माँ को नहीं अब संवरने की फुर्सत, माँ को तो बस मुझे सजा देखने की है हसरत, माँ को तो बस मुझे सजा देखने की है हसरत। माँ टोकती है बात बात पर, माँ टोकती है बात बात पर दूसरा कोई टोक सके हिम्मत नहीं किसी की, पर कोई दूसरा टोक सके हिम्मत नहीं किसी की। छत की मुंडेर पर बैठी, छत की मुंडेर पर बैठी, बुनती रहती है मेरे लिए, बुनती रहती है मेरे लिए सुनहरी सुख। अपने गर्म आंचल में, अपने गर्म आंचल में लपेट लेती है मेरे सारे दुख, अपने गर्म आंचल में लपेट लेती है मेरे सारे दुख। मैं उदास दिखूं, मैं उदास दिखूं तो कह देती है होले से, तो कह देती है होले से मैं हूं ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए डॉक्टर प्रवीण, सच बात है, आपसे बात करते हुए ऐसे नहीं लगता कि कब आप कविता में उतर जाते हैं और कब आप जो है साधारण ढंग से बात कह रही हैं, क्योंकि आपकी कविता में इतनी सादगी है जो कि बात करते करते भी लोगों के हृदय में उतरती है। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप इस तरह के लेखन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज आदमी अपने आप में इतना कुंठित, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अगर उसको सीधी सादी सच्ची बात, खरी बात सुनने को मिले तो उसके हृदय को छूती है, जैसे कि आपकी सारी कविताएं हैं। मैं अपने श्रोताओं के बिहाफ पर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने इन कविताओं को हमारे
श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि आज मेरी पुस्तक आप जैसे मशहूर शायर और इतना अच्छा आपका जो व्यक्तित्व है जिससे हम प्रभावित हैं, उनके कर कमलों में मेरी पुस्तक पहुंच गई और इस स्टूडियो के माध्यम से, रेडियो बूज के पटल से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये दिन आया और मुझे विश्वास है कि आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक तो बहुत लिखी हैं, ये मेरा काव्य संग्रह प्रथम है, तो आप फीडबैक भी देंगे और मेरे 2 साझा काव्य संग्रह भी इसके बाद आने वाले हैं। जी, तो वो भी मैं आपको जैसे ही मेरे पास प्रति पहुंचती है तो आपको यहाँ भेंट स्वरूप में देने आऊँगी। और डेफिनेटली। पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी ये जो टीम है जो टेलीकास्ट करेंगे और जो इसको फोटोग्राफी करेंगे, या जो भी इस टीम के संबंधित आपके का जो स्टाफ है उनका धन्यवाद करती हूँ, और जो श्रोता हैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना, और आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद सर, पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद।